हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी। सरकार को टैक्स लगाना है, जीएसटी लगाना है, तो कुछ बातें तो डिसाइड करनी पड़ेंगी और एक्ट में लिखनी भी पड़ेगी। आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नो टैक्स शैल बी लेविड or collected except by authority of law। तो कौन सी वो बातें हैं जो कोई भी टैक्स लगाने से पहले डिसाइड करनी बहुत जरूरी है? वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर एक टैक्सिंग स्टैट्यूट में होना ही चाहिए? इट इज अ मस्ट। सबसे पहले तो टैक्सेबल इवेंट क्या है? वो कौन सा इवेंट है जिस पर टैक्स अट्रैक्ट होगा, जिस इवेंट के होने पर टैक्स लगेगा? वो टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। टैक्स क्वांटिफाई करना। अब आपको टैक्स तो लगाना है, लेकिन किस वैल्यू पर, किस रेट पर, कितना टैक्स पेबल होगा, ये कैसे क्वांटिफाई किया जाएगा? ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। कौन है वो जो टैक्स पे करेगा? उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, क्योंकि ये एक टैक्स है, इसे एनफोर्स भी तो करना है। प्रधानमंत्री कोष थोड़ी है, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, या फिर मैं चाहे दूं मैं चाहे ना दूं मेरी मर्जी। अरे इट इज अ टैक्स, इट इज अ कंपल्सरी लेवी। तो वो इंसान तो हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसे हम लायबल करेंगे ये टैक्स पे करने के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलना मस्ट है, कंपल्सरी है, तभी हम किसी भी टैक्स को एनफोर्स कर सकेंगे, टैक्स इंपोज कर सकेंगे, टैक्स लगा सकेंगे। और इन तीनों ही सवालों के जवाब जीएसटी लगाने के लिए भी जरूरी है, और इन तीनों सवालों के जवाब हमें जीएसटी में मिलते भी हैं। वन बाय वन उनके आंसर्स क्या है वो देखते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमें जिस सेक्शन में मिलते हैं उसे हम चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, चार्जिंग प्रोविजन कहते हैं। और ये चार्जिंग सेक्शन जीएसटी में है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और आईजीएसटी एक्ट में ये सेक्शन 5 है। तो आज हम इस वीडियो में इस चार्जिंग सेक्शन 9 को ही समझेंगे। और अभी जो हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए उनके आंसर्स इस सेक्शन में कैसे दिए हुए हैं उसे देखेंगे। मेरे ख्याल से ये अंडरस्टूड है कि एसजीएसटी एक्ट्स, स्टेट जीएसटी के एक्ट्स सीजीएसटी एक्ट के मॉडल पर है, और उनमें भी ये आइडेंटिकल प्रोविजन है। तो हम सीजीएसटी का ये सेक्शन 9 डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है तो इंपोर्ट इज द टैक्सेबल इवेंट। एक्साइज ड्यूटी लगानी है तो मैन्युफैक्चर इज द टैक्सेबल इवेंट। वैट लगाना है तो सेल और परचेज इज द टैक्सेबल इवेंट। और जीएसटी लगाना है तो सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। और ये बात हमें पता है। अब तो कोई नींद में भी पूछ लेगा कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, तो हम नींदों में भी बता देंगे सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। लेकिन ये बात लिखी कहां है? ये बात लिखी है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, उस चार्जिंग सेक्शन में। सेक्शन 9 में लिखी है तो हम
इतने टाइम तक जो सेक्शन 7 डिस्कस करते रहे सप्लाई का, वो क्या था? देखो, सेक्शन 7 सप्लाई को डिफाइन करता है, वो बताता है सप्लाई क्या है। सप्लाई के लिए 2 लोग होने चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए। वो सप्लाई को बताता है, सप्लाई के स्कोप को बताता है। लेकिन सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, ये बात हमारे सेक्शन 9 में लिखी है। अब हमें ये भी पता है सप्लाई 2 तरह की हो सकती है, इंटरस्टेट सप्लाई या इंट्रास्टेट सप्लाई। हमने बहुत ही डिटेल में ये पॉइंट डिस्कस किया था। इसका एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अब रिपीट नहीं करेंगे पूरा पॉइंट। तो सप्लाई 2 तरह की होती है, इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई। जब इंट्रास्टेट सप्लाई होती है तो वहां लगता है CGST और SGST। वहीं अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो वहां लगता है IGST। और IGST इज नथिंग बट अ वॉश आउट टैक्स। वी नो अबाउट इट, हमें ये बात पता है, लेकिन ये लिखी कहां है? ये भी सेक्शन 9 में ही लिखी है कि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर GST। सप्लाई होने पर GST अट्रैक्ट होगा, और जब इंट्रास्टेट सप्लाई होगी तो वहां CGST और SGST लगेंगे, और जब इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो वो वहां पर IGST लगेगा। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें दिक्कत हो तो प्लीज गो बैक टू दैट वीडियो और उसे वहां समझ लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन कि कितना टैक्स पेएबल है, हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? कि टैक्स का रेट क्या रहेगा, GST का रेट क्या होगा, वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि कितनी वैल्यू है सप्लाई की, ये कैसे डिटरमाइन होगा? टैक्स का रेट क्या रहेगा? तो कहा गया कि GST में टैक्स का मैक्सिमम रेट 40% रहेगा। 20% सेंट्रल GST और 20% स्टेट GST, 20% CGST और 20% SGST, मतलब मैक्सिमम 40% GST का रेट रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको पता है हिंदुस्तान में मर्डर करने पर, खून करने पर फांसी की सजा दी जा सकती है? बॉलीवुड मूवीज में सुना है, वो एक जज बैठा होता है और वो कहता है धारा 302 के तहत मुजरिम राजू को सजाए मौत दी जाती है, और फिर वो पेन की निब तोड़ देता है, टू बी हैंड टिल डेथ। लेकिन मूवीज में नहीं, रियल लाइफ में बताओ, क्या जो भी मर्डर करता है उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है? अगर ऐसा होता तो ना जाने कितने ही लोग अब तक फांसी पे टंग चुके होते। लेकिन ऑलमोस्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में, 75 साल हो जाएंगे हमें ऑलमोस्ट आजाद हुए, अब तक हद से हद 1000 लोगों को भी फांसी की सजा नहीं दी गई है। ऐसा क्यों? क्या 1000 लोगों से ज्यादा किसी ने खून ही नहीं किया, मर्डर ही नहीं हुए? नहीं, इसलिए क्योंकि ये जो फांसी की सजा है ये मैक्सिमम पनिशमेंट है, इससे ऊपर कोई सजा ही नहीं है, और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जाता है। ज्यादातर केसेस में तो 10 से 12 साल की सजा होती है, फिर गुड बिहेवियर हो तो और जल्दी छोड़ दिया जाता है, वगैरह वगैरह। मेरा कहने का मतलब है, ऑल्दो मर्डर के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में वो सजा सुना ही दी जाती है।
वैसे ही आप जीएसटी में सप्लाई करने का जुर्म करोगे तो उस पर मैक्सिमम सजा 40% जीएसटी का रेट है। लेकिन ये मैक्सिमम रेट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर सप्लाई पर 40% जीएसटी का रेट लगा ही दिया जाएगा। इसे भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर के लिए ही सरकार ने लगता है बचा कर रखा है, क्योंकि आप जनरली जीएसटी के रेट देखोगे तो वो कैसे दिखाई देंगे। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं तो उन पर निल जीएसटी, कोई भी नहीं, दूध, आटा, कोई जीएसटी नहीं, 0%। उसके बाद थोड़ा आपका स्टैंडर्ड बना, थोड़ा कुछ और आपने लिया, फिर आप मसाले लेने लगे तो 5% जीएसटी। अब उससे ऊपर रोटी सब्जी से आपका पेट नहीं भर रहा, अब आप चिप्स वगैरह खरीद रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खरीद रहे हो, तो उस पर सरकार ने कहा फिर 12% जीएसटी दे दो भाई। अब तो तुम और अपने स्वाद के लिए खरीद रहे हो, दे दो 12% जीएसटी दे दो। अब आपकी ख्वाहिशें और बढ़ गई है। अब आपको क्या चाहिए? सोप्स, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन वगैरह खरीदते हो तो 18% जीएसटी का रेट लगा दिया। अभी तुमको गाड़ी भी चाहिए तो सरकार ने भी कहा फिर जीएसटी और बढ़ा देंगे हम लोग, तो 28% कर दिया। अभी तुम और ऊपर जाते हो, लग्जरी कार्स खरीदते हो, बड़ी बड़ी महंगी कार्स खरीदते हो। कुड़ी कहती मैंने पहले जैगुआर ले लो, फिर जिना मर्जी प्यार ले लो, तो फिर आप जाके जैगुआर कार खरीद के ले आए। तो अब 28% जीएसटी नहीं मांग रही सरकार, अब कह रही है जीएसटी भी दो भाई, कंपनसेशन सेस भी दो। पता है ना कंपनसेशन सेस क्या होता है? हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। 28% जीएसटी भी, उस पर कॉम्पनसेशन सेस भी। फिर आपने पान मसाला खाना है, टबैको खाना है, एरेटेड ड्रिंक्स पीनी है, अपनी सेहत बिगाड़नी है, पहले कोरोना का टाइम चल रहा है, अपनी सेहत का ध्यान रखने की जगह और ये सब उटपटांग चीजें खा रहे हो, तो सरकार वहां 28% जीएसटी भी लेगी, कॉम्पनसेशन सेस भी लेगी। लेकिन आपने यहां पूरे सिनेरियो में 40% जीएसटी देखा नहीं, वो मैक्सिमम रेट है, वो अपर लिमिट है, बस 40% तक जीएसटी लग सकता है। लेकिन लगा दिया जाए ना तो ये जरूरी है और ना ही लगाया गया है। यू गॉट द पॉइंट? अब टैक्स का रेट तो पता चल गया, पर किस वैल्यू पर लगेगा ये हमें पता चलता है सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, कि किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। तो वैल्यूएशन का सेक्शन है सेक्शन 15। लेकिन एक बात तो पता चल गई कि जीएसटी एक एड वैलोरम टैक्स है। मतलब वो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू पर लगाया जाएगा। अभी क्या देखा हमने, कार पर कितना जीएसटी था? 28%। मान लेते हैं आपने 10 लाख की कार खरीदी, तो कार की वैल्यू कितनी है? 10 लाख, और उस पर जीएसटी 28%, मतलब 2,80,000 का आपका यहां जीएसटी पेबल हो गया। बाकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम सेक्शन 15 में देखेंगे। अब ये पता चल गया कि सप्लाई होगी तो जीएसटी अट्रैक्ट होगा, ये भी पता चल गया कि मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम देख लेंगे, एड वैलोरम टैक्स है पता चल गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन, हु इज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स? टैक्स एनफोर्स कैसे करवाएं? अरे जीएसटी का फंदा तैयार है, गर्दन भी तो पकड़ के लानी है किसी की। जस्ट किडिंग। मतलब हु इज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, वो
कैसे आइडेंटिफाई होगा? कहा गया टैक्स पे करेगा एक टैक्सेबल पर्सन लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सप्लायर है और एक रेसिपिएंट है। सप्लायर हियर इज द टैक्सेबल पर्सन। ये रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई देगा। उसके बदले रेसिपिएंट क्या देगा इसे? कंसीडरेशन। अब सप्लायर रेसिपिएंट को एक इनवॉइस रेज करेगा जिसमें उस सप्लाई की वैल्यू लिखी होगी। लेट से सप्लाई की वैल्यू है 10,000 रुपए। उस पर वो जीएसटी भी लगाएगा। मान लेते हैं जीएसटी का रेट है 5%, मतलब 5% ऑफ 10,000 500 रुपए का जीएसटी हो गया। 10,500 रुपए का वो रेसिपिएंट को इनवॉइस रेज करेगा और यही 10,500 रुपए रेसिपिएंट सप्लायर को दे देगा। अब यहां पर ये जो सब कुछ काम धाम हुआ जीएसटी के लिए, सरकार बैठी है, उसको जीएसटी चाहिए, उसको जीएसटी कौन देगा? उस तक जीएसटी कौन पहुंचाएगा? यहां पर सरकार तक जीएसटी पहुंचाने की जिम्मेदारी उस सप्लायर की है। तो एक टैक्सेबल पर्सन जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है और वो जीएसटी सप्लायर जाकर सरकार को जमा करवा देता है और आगे रेसिपिएंट से कलेक्ट कर लेता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। The burden will pass on to ultimate consumer. Remember? अब इस पूरी सिचुएशन में किससे कितने पैसे गए, किसको कितने मिले, वो एक बार देख लेते हैं। सप्लायर ने क्या पेमेंट रिसीव की? 10,500 की, लेकिन उसमें से 500 रुपए का जीएसटी उसने सरकार को जमा करवा दिया। मतलब नेट अमाउंट उस पर कितना बचा? 10,000 रुपए, विच वॉज द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई। राइट? रेसिपिएंट का एंगल देखते हैं। रेसिपिएंट ने कितनी पेमेंट दी? 10,500 की, जहां पर 500 रुपए जीएसटी था। तो ये 500 रुपए का वो आईटीसी बुक कर लेगा। ये उसकी इनवर्ड सप्लाई है, आ रही है इनवर्ड सप्लाई, तो उस पर वो जितना भी जीएसटी पे करेगा उसका वो आईटीसी बुक कर लेगा, क्रेडिट ले लेगा। तो उसको नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? नेट अमाउंट पेड मतलब उसको कॉस्ट कितनी की पड़ी? वही 10,000 की। सप्लायर को कितने मिले? 10,000। सरकार को कितने मिले? उसको 500 रुपए का जीएसटी मिला, कोई डिडक्शंस नहीं, कुछ एडिशंस नहीं, मतलब उसका जितना जीएसटी बनता था वो सरकार को चला गया। सप्लायर को अपने 10,000 मिल गए। रेसिपिएंट ने दिए 10,500 पर 500 रुपए का आईटीसी बुक कर लिया, उसने भी मतलब उसको कॉस्ट पड़ी 10,000 की, और सरकार को अपने 500 रुपए जीएसटी के मिल गए। और इस पूरे 500 रुपए का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ जाएगा। तो अगर मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं उन गुड्स या सर्विसेज के लिए, तो उस 500 रुपए का पूरा बर्डन मुझ पर पड़ जाएगा, मेरी जेब से वो 500 रुपए एट द एंड निकल जाएंगे। ये सब हम बेसिक्स पे बिल्डअप कर रहे हैं। हमने क्रेडिट कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह देख लिया था कि टैक्स कैसे 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 पास ऑन होता रहता है और पीछे उन सबको उसका क्रेडिट मिलता जाता है और अल्टीमेटली सारा बर्डन कंज्यूमर पर पड़ जाता है। फिर भी मैं उसे एक बार यहां पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूं। एक चेन डिस्कस करते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने कुछ मैन्युफैक्चर किया, लेट से उसने शर्ट्स बनाई।
शर्ट्स बनाकर उसने उन शर्ट्स की सप्लाई इस होलसेलर को कर दी। होलसेलर ने आगे वो सप्लाई रिटेलर को कर दी और रिटेलर ने फाइनली वो अल्टीमेट कंज्यूमर को शर्ट बेच दी। अब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को इनवॉइस रेज किया। मान लो वैल्यू थी 100 रुपए और उस पर उसने 10 रुपए का जीएसटी लगाया, मतलब 110 रुपए उसने होलसेलर से ले लिए। होलसेलर ने रिटेलर को इनवॉइस रेज किया, उसने उसकी वैल्यू 150 रखी, उसने कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा, 15 रुपए का उसने वहां पर जीएसटी लिया, टोटल 165 रुपीज उसने रिटेलर से ले लिए। अब अल्टीमेटली वो शर्ट कंज्यूमर के पास, लेट से मेरे पास आई, मैंने वो शर्ट खरीदी, रिटेलर ने वहां वैल्यू रखी इनवॉइस में 200 रुपए, अपना सारा प्रॉफिट वैल्यू एडिशन लगा के, वहां उसका जीएसटी हुआ 20 रुपए, 220 रुपए में अल्टीमेटली वो शर्ट मेरे पास पहुंच गई। अब यहां पर जीएसटी कैसे पे होगा? सरकार को तो जीएसटी से मतलब है, सरकार तक जीएसटी कैसे पहुंचेगा? पहले इस 10 रुपए की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से जो 10 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया वो ये जाके सरकार को दे देगा। हम मैन्युफैक्चरर को फर्स्ट स्टेज मान रहे हैं, उसके पीछे कुछ नहीं है। ओके, होलसेलर ने 15 रुपए का जीएसटी यहां पर चार्ज किया। अब ये सरकार को कितना देगा? ये सरकार को सिर्फ 5 रुपए ही देगा, क्योंकि 10 रुपए का तो इसके पास ऑलरेडी आईटीसी था जिससे वो इसे सेट ऑफ कर देगा। सिमिलरली रिटेलर कितने का जीएसटी जाकर पे करेगा सरकार को? 20 रुपए टोटल, 15 रुपए का उसके पास आईटीसी था, 20 - 15 मतलब 5 रुपए का वो सरकार को जीएसटी पे कर देगा। और इस पूरे 20 रुपए का बर्डन इस अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ेगा। आप क्रॉस चेक कर लो, 10 + 5 + 5 मतलब ये पूरा 20 रुपए जो है वो मेरी जेब से, अल्टीमेट कंज्यूमर की जेब से निकल गए। मैंने इसे यहां क्विकली इसलिए किया क्योंकि क्रेडिट कॉन्सेप्ट की मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है और बहुत डिटेल में आपको ये पूरी वर्किंग विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर मूविंग फर्दर। वो बेसिक्स है, अगर वो आपके क्लियर नहीं है तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको बहुत इजीली ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अल्टीमेट बर्डन पूरा का पूरा अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ेगा। ये जो सप्लायर्स की चेन है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये तो सिर्फ उस टैक्स का बैकपैक अपने कंधों पर उठाकर चल रही है। मैन्युफैक्चरर के कंधे पर वो टैक्स का बैकपैक है, फिर वो होलसेलर के कंधों पर चला जाएगा, वो उसमें वैल्यू एडिशन करेगा तो टैक्स का बोझ और बढ़ जाएगा, फिर रिटेलर के पास चला जाएगा, वो उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, टैक्स का बोझ और बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली वो पूरा बैकपैक उतारकर अल्टीमेट कंज्यूमर के शोल्डर्स पर चला जाएगा, जहां ये चेन जाकर रुकेगी। तो ये जो सभी सप्लायर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चेन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार सरकार सप्लायर से ही टैक्स कलेक्ट करे, सप्लायर की जगह किसी और से भी ले सकते हैं। ये सिर्फ मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, बर्डन तो अल्टीमेट कंज्यूमर पर ही पड़ना है, तो सिर्फ ये कन्वीनियंस देखी जाती है कि सप्लायर से लेना कन्वीनियंट है, इसलिए सप्लायर से टैक्स ले लिया जाता है। अब कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर टैक्स सप्लायर से लेना कन्वीनियंट नहीं है, तो सरकार वहां किसी और से ले लेगी, रेसिपिएंट से ले लेगी। अब रेसिपिएंट से भी कन्वीनियंट नहीं है तो किसी और से ले लेगी, और यही हम आगे डिस्कस करेंगे कि किससे
ले लेगी और कैसे ले लेगी, बस जैसे कन्वीनियंट होगा, जिससे टैक्स वसूलना आसान होगा, सरकार उस पर ये लायबिलिटी लगा देगी। तो अब फिर से ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, ये गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई दे रहा है, उसके बदले रेसिपिएंट उसे कंसीडरेशन दे रहा है। अब ये इसे इनवॉइस रेज करता है। फिर से गुड्स की वैल्यू है 10,000 रुपए, लेकिन यहां पर ये इसको जीएसटी अपने इनवॉइस में नहीं लगाकर देता, क्योंकि इस बार जीएसटी पे करने की लायबिलिटी सप्लायर की नहीं है, रेसिपिएंट की है। सरकार को जीएसटी इस बार रेसिपिएंट पे करेगा। तो जब जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रेसिपिएंट पे ही है, तो खुद सोचो सप्लायर वहां अपने बिल में जीएसटी लगाकर देगा या नहीं देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। उसे तो जीएसटी कलेक्ट कर रेसिपिएंट से सरकार को ही देना था। आप सप्लायर हो, मैं रेसिपिएंट हूं, आप मुझसे जीएसटी क्यों ले रहे थे? क्योंकि आप मुझसे जीएसटी लेते थे, जाके सरकार को देते थे। अब सरकार ने कहा रुको, ऐसा मत करो, बहुत झंझट हो रहा है, यहां पे हम जीएसटी खुद निधि से ही ले लेंगे, रेसिपिएंट से ही ले लेंगे। तो ठीक है, मैं जाके जीएसटी सरकार को जमा करवा दूंगी, आप मुझसे अपने गुड्स या सर्विसेज जो आपने सप्लाई करी है उसकी वैल्यू ले लोगे। अब आपको जीएसटी से मतलब ही नहीं है। सिंपल। अब यहां पर देख लेते हैं किसने कितना कमाया, किसकी कितनी कॉस्ट आई। यहां सप्लायर को मिले 10,000, लेकिन इस बार उसे जीएसटी पे करना ही नहीं था, मतलब उसके 10,000 के 10,000 उसके पास रह गए। अब रेसिपिएंट ने 10,000 तो पे किए सप्लायर को और 500 रुपए पे किए सरकार को जीएसटी के। अब वो चाहे सरकार को डायरेक्टली दे या सप्लायर को दे, वो उन 500 रुपए का क्रेडिट ले सकता है। आईटीसी बुक करेगा तो उसने इन 500 रुपए का आईटीसी बुक कर लिया। फिर से उसको जो नेट कॉस्ट पड़ी वो थी 10,000 रुपए की। फिर से सरकार को जीएसटी मिला 500 रुपए का, आपसे मिला, मुझसे मिला, उन्हें क्या मतलब है? मतलब तो मिलने से है, तो सरकार को अपने 500 रुपए का जीएसटी मिल गया। अब आप बताओ, क्या यहां पर रेसिपिएंट ने जीएसटी पे कर दिया, इस बात से किसी को फायदा या किसी को कोई नुकसान हुआ? या ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसी तब थी जब सप्लायर जीएसटी पे कर रहा था। वहां भी सप्लायर के पास बचता तो आखिर 10,000 था, वहां भी रेसिपिएंट पे कॉस्ट तो 10,000 की पड़ रही थी, और वहां भी सरकार को अपने जीएसटी के 500 रुपए ही मिल रहे थे। मतलब ना किसी ने कुछ खोया, ना किसी ने कुछ पाया। जो सिचुएशन पहले थी वही सिचुएशन अब है। फर्क सिर्फ इतना है, जब सप्लायर से कन्वीनियंट था सरकार ने सप्लायर से ले लिया, जब रेसिपिएंट से कन्वीनियंट था सरकार ने रेसिपिएंट से ले लिया। लेकिन बाकी सिचुएशन एग्जैक्टली सेम टू सेम है। नो गेन नो लॉस। और जब रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, उस पर चार्ज आ जाता है, उसी को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब सप्लायर दे रहा था वो फॉरवर्ड चार्ज था, मैं रेसिपिएंट हूं, ये सप्लायर है, जब सप्लायर दे रहा था वो फॉरवर्ड चार्ज था। अब वो चार्ज उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, और लायबिलिटी मुझ पर डाल दी, रेसिपिएंट पे डाल दी, तो उसे कहा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
लेकिन अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन में इससे कोई भी फर्क नहीं आया, हमने अभी अभी देखा। तो सरकार ऐसा करती क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा कन्वीनियंट नहीं होता। जब आगे चलकर हम कब कब आरसीएम लगता है, कब कब रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल होता है, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो आपको इसके पीछे का रैशनल भी समझ में आ जाएगा। और आप देखोगे कि जहां सप्लायर से जीएसटी लेना कन्वीनियंट नहीं था, वही सरकार ने रेसिपिएंट को लायबल किया। सो इट इज प्योरली अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस एंड नथिंग एल्स। अब आप सभी बुद्धिजीवियों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप रिवर्स चार्ज क्या होता है मोटा मोटी समझ गए, आपने क्रेडिट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। अब आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। रिवर्स चार्ज के अंदर इस रेसिपिएंट पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी है, तो इसने 10,000 की सप्लाई ली, 5% वहां जीएसटी का रेट है, मतलब 500 रुपए की जीएसटी की लायबिलिटी है जो इस रेसिपिएंट को डिस्चार्ज करनी है। अब इसके पास ऑलरेडी 500 रुपए का आईटीसी पड़ा हुआ है, इसके पास ऑलरेडी 500 रुपए का क्रेडिट है। क्या ये इस लायबिलिटी को इस क्रेडिट से सेट ऑफ कर सकता है? क्या वो ये जीएसटी आईटीसी यूज करते हुए पे कर सकता है या नहीं? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं आपको जीएसटी की कोचिंग देती हूं, तो मैं कुछ सप्लाई भी लेती हूं। मैंने लैपटॉप लिया, मैंने आईपैड लिया, मैंने ये एप्पल पेंसिल ली, माइक लिया, कैमरा लिया, वो मैं सप्लाई लेती हूं। तो सप्लायर उस पर जीएसटी लगाकर देता है, मैं उसे वो पेमेंट कर देती हूं, वो मेरी कॉस्ट है। सप्लायर जाकर वो जीएसटी सरकार को जमा करवा देता है, और जितना भी जीएसटी मैं इन इनवर्ड सप्लाई पर पे करती हूं उसका मैं आईटीसी बुक कर लेती हूं, करेक्ट? अब मैं आपको कोचिंग की सर्विस दे रही हूं, उस पर भी जीएसटी है। अब वो जो मेरी जीएसटी की लायबिलिटी है उसे मैंने जो क्रेडिट बुक किया है उससे मैं सेट ऑफ कर देती हूं, और नेट जीएसटी जितना भी बनता है जाके सरकार को जमा करवा दूंगी अपनी आउटवर्ड सप्लाईज के रिगार्डिंग, जो भी मेरी जीएसटी लायबिलिटी है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो मैं ये लैपटॉप खरीद रही हूं, कैमरा खरीद रही हूं, माइक खरीद रही हूं, इन पर अगर रिवर्स चार्ज में जीएसटी की लायबिलिटी मुझ पर है, तो क्या ये जीएसटी पे करते हुए मेरे पास जो क्रेडिट पड़ा हुआ है मैं उसे यूज कर सकती हूं या नहीं? आईटीसी कब यूज करते हैं? आईटीसी यूज करते हैं अपनी आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए। अगर जब मैं उस लैपटॉप से, उस कैमरे से, उस माइक से यूज करते हुए आपको जो कोचिंग की सर्विस दे रही हूं, उस कोचिंग की सर्विस के लिए जो मैं आपसे फीस लूंगी, मान लो मैंने आपसे 1 लाख रुपए की फीस ली, तो उस पर 18% मतलब 18,000 का जीएसटी है। उस 18,000 के जीएसटी को अगर मेरे पास 10,000 का आईटीसी पड़ा है तो मैं उसे सेट ऑफ कर दूंगी और 8,000 रुपए जाकर सरकार को जमा करवा दूंगी, क्योंकि वो मेरी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, मेरी सप्लाई पर वो जीएसटी की लायबिलिटी थी। लेकिन यहां पर तो मैं रेसिपिएंट हूं। ये जो भी 10,000 की सप्लाईज की बात यहां हो रही है, ये मेरे लिए इनवर्ड सप्लाई है, और इस पर जो जीएसटी की लायबिलिटी है उसे मैं आईटीसी यूज कर पे नहीं कर सकती।
रादर इस पर जो मैं जीएसटी पे करूंगी उसका मैं आईटीसी बुक कर सकती हूँ। एक सप्लायर से एक रेसिपिएंट को जो भी सप्लाई आ रही है उस सप्लाई पर जो भी जीएसटी की लायबिलिटी है, अगर वो आरसीए में इस रेसिपिएंट को सरकार को पे करनी है तो इसके लिए वो आईटीसी बुक कर सकता है और आगे चल के उसकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई होगी उस पर उसकी जो भी जीएसटी की लायबिलिटी होगी उसे वो इस आईटीसी से सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन ये जीएसटी की लायबिलिटी उसकी इनवर्ड सप्लाई पर है और आईटीसी को सेट ऑफ आप सिर्फ अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जीएसटी लायबिलिटी पे ही कर सकते हो। यहां तो वो इस जीएसटी का आईटीसी बुक कर लेगा। इस आदमी को मूवी देखने जाना है, इसके पास अभी कोई व्हीकल नहीं है, तो ये क्या करता है, ओला या उबर बुक कर देता है। ये ओला के ऐप पे जाएगा और एक गाड़ी बुक कर देगा। ओला से वो मैसेज जो भी नियर बाय एरिया में, आपके एरिया में जो भी ओला की टैक्सी होगी उस तक पहुंच जाएगा, उस ड्राइवर तक, वो आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। क्या यहां पर कोई सप्लाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। वो मुझे मेरे घर से पिक करके मेरे डेस्टिनेशन पे छोड़ेगा। वो मुझे एक सर्विस दे रहा है, उसके लिए मैं उसे कंसिडरेशन भी पे करूंगी। ये उसका बिजनेस भी है, पैसेंजर को पिक करके उनके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करना। तो यहां पर बेशक सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर दी जा रही है। सप्लायर कौन है? सप्लायर है वो टैक्सी वाला। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट जो भाड़ा दे, जो किराया दे, वो कौन दे रहा है? वो ये आदमी दे रहा है, तो ही इज द रेसिपिएंट। अब ये एक सर्विस है, सर्विस की सप्लाई हो रही है, सप्लाई होने का जुर्म हुआ है तो सजा तो मिलेगी, जीएसटी तो लगेगा। लेकिन यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है, अब जीएसटी के लिए लायबल किसको करें? किससे ले जीएसटी? सरकार को जाकर जीएसटी कौन देगा? कॉमन सेंस से सोचो। हमारे जैसे आम आदमी, कॉमन लोग ही तो थे। वो लोग बैठे, उन्होंने डिस्कस किया, विचार विमर्श किया। एक ने कहा कर दो सप्लायर को लायबल कर दो, सही है। दूसरे ने कहा कर दो रेसिपिएंट को लायबल कर दो। फिर चर्चा हुई, किसी ने कहा अरे सप्लायर को लायबल कर दो। सप्लायर मतलब कौन? ये ड्राइवर। अरे ड्राइवरी करके जो अपना पेट भर रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, नहीं आप उसको जीएसटी के लिए लायबल कर दो, तो अब क्या होगा? वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, वो रिटर्न भरेगा, वो ड्यू डेट का ध्यान रखेगा। नहीं तो वो आप जैसे बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस लेगा। वाह, नहीं समझ में आ गया? हाँ, नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कन्वीनियंट नहीं है। सप्लायर को छोड़ो, चलो रेसिपिएंट को कर दो, रेसिपिएंट को लायबल कर दो। हाँ, रेसिपिएंट को लायबल कर दो। रेसिपिएंट मतलब कौन? आपके और मेरे जैसे लोग। आपने कभी ना कभी तो ओला या उबर बुक की होगी। अब आपने ओला या उबर बुक करने का ये जुर्म करा और सरकार ने आपको जीएसटी के लिए लायबल कर दिया कि भाई तूने ओला उबर बुक करी है ना,
आजा आजा जीएसटी देने आजा। कैसे आऊं? जा पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आ, फिर अपनी रिटर्नें भर, फिर अपना चालान भर, और तुझसे होगा तो वो है नहीं तो जा एक सीए साहब की सर्विस ले। प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल ही नहीं है। ये रेसिपिएंट कौन होते हैं? आम आदमी होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं। क्योंकि मैंने एक बार ओला या उबर बुला ली, बस इतना सा काम धंधा करवाओ, इतने सब चक्रों में पड़ जाऊं मैं? नहीं, समझ में आ गया। हाँ, नहीं 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 नहीं, रेसिपिएंट भी नहीं, लेकिन जीएसटी तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। कैसे ले? कौन देगा? अरे किसी ने कहा, क्या इन छोटे छोटे लोगों को देख रहे हो? वो बड़ा सा जाइंट बैठा है ना ऊपर, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या किया है ओला या उबर ने? एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, ड्राइवर को और जिसको वो गाड़ी चाहिए कस्टमर को मिलवा दिया, सप्लाई और डिमांड का मिलन करवा दिया। ऐसे बड़े बड़े जाइंट्स इन ई कॉमर्स ऑपरेटर पे क्यों नहीं लगाते आप? हाँ, बात समझ में आ गई, सही बात है। सिंपल सा फंडा है, जिससे कन्वीनियंट होगा हम तो उससे ले लेंगे, हमको क्या। तो कहा गया यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कर दो। तो ऐसे केस में हु इज लायबल टू पे जीएसटी? ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आप तब देखोगे कि लायबिलिटी किस पे क्यों डाली गई। जनरली ये एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस होता है, जिससे वसूलना आसान होगा सरकार उससे वसूल लेगी, इसलिए यहां ई कॉमर्स ऑपरेटर से वसूल लिया। एक और सिचुएशन देखते हैं। ये आदमी हरियाणा से आया है दिल्ली में किसी काम से, अब इसे यहां रात को स्टे करना पड़ रहा है, तो ये क्या करता है? ये अपना मोबाइल खोलता है, उसमें एक ओयो का ऐप है, उस ओयो के ऐप में ये एक रीजनेबल से रेट का एक होटल का कमरा बुक कर लेता है। फिर से इस ओयो प्लेटफॉर्म ने क्या किया? होटल वाले और उस कस्टमर को मिलवा दिया, सप्लाई और डिमांड मिलवा दी। करेक्ट? क्या यहां पर कोई सप्लाई हो रही है? बेशक। दो लोग हैं, वो होटल का कमरा देगा होटल वाला, ये उसको उसका पैसा देगा, कंसिडरेशन भी है। होटल वाले का बिजनेस है होटल का रूम लेट आउट करना, तो ये एक सप्लाई है किसकी? ऑफ सर्विस ऑफ होटल अकोमोडेशन। जहां पर सप्लायर है ये होटल वाला। रेसिपिएंट कौन है? जो भाड़ा देगा, ऑब्वियसली ये आदमी। अब फिर से मेरा सवाल कि जीएसटी के लिए लायबल किसको किया जाए? किससे वसूलें जीएसटी? सप्लायर से? अरे वो इतने छोटे छोटे होटल्स हैं कि उन बेचारों को अपने कमरे चढ़ाने के लिए ओयो ऐप पे रजिस्टर करवाना पड़ा। छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं, उससे ले लो। मतलब सामने हाथी बैठा है, आप चोरों पे नजर लगाए बैठे हो। वो ओयो इतना बड़ा है, उसको छोड़ के नहीं आप उस होटल वाले को देखोगे, या फिर इस इंडिविजुअल को, इस रेसिपिएंट को? नहीं, यहां पे भी बड़े को देखो ना, जिससे लेना कन्वीनियंट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कर दो। नहीं, अब आप में से कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछेगा मुझसे, मतलब मन में आएगा उसके कि मैम अगर ये होटल वाला बड़ा हो, सप्लायर, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो बड़ा होटल वाला है, तो भी नहीं आप ओयो के पीछे ही जाओगे? कब बोला मैंने? कब कहा मैंने आपसे? सरकार बहुत समझदार है, उसे पता था
बड़े होटल्स भी तो हो सकते हैं जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो फिर हमने इधर उधर क्यों जाना है? फिर तो हम उस होटल वाले के पीछे ही जाएंगे ना। तो कहा गया कि लाइबल होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, लेकिन जहां पर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस, मतलब सप्लायर इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर वो होटल वाला इतना बड़ा है कि इट इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तब वहां पर जीएसटी की लाइबिलिटी इस होटल वाले पर ही पड़ेगी। एक लास्ट सिचुएशन, टैक्सी बुला ली, होटल में कमरा बुक कर लिया। अब और कौन सा ऐप होता है आजकल हमारे फोन पे, बताओ? एक ऐप होता है अर्बन क्लैप करके। अभी गर्मी आई तो मुझे अपने घर के एसी की सर्विस करवानी थी। पहले तो बुला लिया करते थे कंपनी वाले या आसपास से किसी को। अभी इतनी टीवी पे ऐड देखी तो सोचा क्यों ना अर्बन क्लैप वालों को बुलाया जाए। मैंने अर्बन क्लैप पे रजिस्टर कर दिया, अपनी रिक्वेस्ट डाल दी। अगले दिन मेरी एसी की सर्विसिंग के लिए वो लोग आ गए। अब यहां पर क्या ये कोई सप्लाई है? अर्बन क्लैप वाले आए, उन्होंने मेरे एसी की सर्विसिंग करी, मैंने उनको पैसे दे दिए, मतलब ऐप पे ही पे कर दिए। ये उनका बिजनेस भी है एसी की सर्विस करना। तो बेशक ये सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ हाउसकीपिंग के अंदर आ जाएगा। मतलब हाउसकीपिंग मतलब आप ड्राई क्लीन, आप एसी की सर्विस वाले को बुलाओ, आप ड्राई क्लीनर को बुलाओ, आप बाथरूम क्लीनिंग वाले को बुलाओ, व्हाटएवर, कुछ भी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो, फिर से सेम टू सेम है। सप्लायर कौन है? वो एसी की सर्विस वाले जो आए। रेसिपिएंट कौन है? मैं हूं, मैंने पैसे दिए, मैंने वो सर्विस दी। फिर से मेरा ये सवाल है कि लाइबल किसको करे? अरे हमें पता है किसको करे, इतना बड़ा अर्बन क्लैप कंपनी बैठी है, हम इधर उधर क्यों देखें? हमने उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को लाइबल कर दिया। लेकिन अगर सप्लायर, ये जो सप्लायर है, ये जो एसी की सर्विस वाले आए, कोई ड्राई क्लीनर आया, कोई प्लम्बिंग की सर्विस वाले आए, अगर ये इतने बड़े लोग हैं, अगर ये इतने बड़े लोग हैं कि ये खुद जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, बेशक ये अर्बन क्लैप के थ्रू अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, तो फिर सरकार क्यों जाएगी अर्बन क्लैप तक? वो इन्हीं को पकड़ लेगी। आप हो ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल, ठीक है, ये जीएसटी भी आप ही दो। जहां कन्वीनियंट था सरकार ने सप्लायर से जीएसटी ले लिया, जहां कन्वीनियंट होगा वो रेसिपिएंट से भी ले लेगी। लेकिन जहां इन दोनों से कन्वीनियंट नहीं था और एक बड़ा सा ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला वहां बैठा था, तो सरकार ने उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी के लिए लाइबल कर दिया अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। और सिर्फ 3 सर्विसेज के केस में ऐसा किया है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। क्या है? इन्हें याद करने के लिए बताती हूं। आपने एक टैक्सी मंगवाई, टैक्सी मंगवाकर आप होटल में पहुंचे, होटल अकोमोडेशन की सर्विस। आप इतना गंदा वो होटल का कमरा छोड़ के गए, जैसे हम जनरली इंडियंस की आदत होती है कि उस होटल वाले को हाउसकीपिंग की सर्विस लेनी पड़ी। याद हो गया? टैक्सी बुलाई, टैक्सी में बैठ के होटल गए, होटल में इतना हमने गंदगी मचाई कि उस होटल वाले को हाउसकीपिंग की सर्विस लेनी पड़ी। तो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, होटल अकोमोडेशन और हाउसकीपिंग की सर्विस, इन तीनों केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेकिन अगर ये होटल इतना बड़ा है कि वो खुद जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, तो यहां पर
ये लायबिलिटी भी उसी के ऊपर रहेगी। अगर ये लोग प्लम्बिंग वाले, एसी सर्विस वाले, ये लोग इतने बड़े हैं, तो यहां भी लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं, इसी सप्लायर की होगी। अच्छा, ये बात मैंने ड्राइवर के केस में क्यों नहीं की वैसे, कि अगर ये ड्राइवर इतना बड़ा है तो लायबिलिटी सप्लायर पे ही रहेगी। सरकार अज्यूम करके चल रही है वो एक ड्राइवर है, वो एक इंडिविजुअल है, वो जनरली जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होगा। तो अब तक हमने क्या देखा? नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड में सप्लायर इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सप्लायर ने रेसिपिएंट को सर्विस दी, सप्लायर इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(1). कुछ केसेस में सप्लायर की जगह रेसिपिएंट को लायबल कर दिया जाएगा, और कुछ केसेस में ना सप्लायर को ना रेसिपिएंट को, एक थर्ड पर्सन को भी सरकार लायबल कर सकती है, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओला, उबर, ओयो, अर्बन क्लैप अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। ये हमने डिस्कस कर लिया। रेसिपिएंट को लायबल कब किया है? पहली सिचुएशन तो है कि कुछ गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट बना दी है, नोटिफाई कर दिए हैं कुछ गुड्स और सर्विसेज, नोटिफाई कर दिए हैं कुछ गुड्स और सर्विसेज, उनकी सप्लाई होने पर रेसिपिएंट ही लायबल होगा जीएसटी की पेमेंट के लिए। गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, सर्विसेज हमारे सिलेबस में है। ऑलमोस्ट 22 सर्विसेज नोटिफाइड है और वो 22 की 22 सर्विसेज हमें कवर करनी है, और वो हम कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, एक रिवर्स चार्ज की अलग से वीडियो में हम वो 22 सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। लेकिन गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कैश्यू नट की सप्लाई हो रही है, काजू की, सप्लायर कौन होगा? एक किसान। एक किसान को सरकार क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, रिटर्न के लिए, सब फॉर्मेलिटीज के लिए लायबल करेगी? सरकार चाहेगी कि किसान जाकर ये सब काम करे? नहीं, वहां किसान को लायबल करना कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में उन गुड्स की सप्लाई पर रेसिपिएंट को लायबल कर दिया है। इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। गुड्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सर्विसेज हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और सिचुएशन हो सकती है जहां रेसिपिएंट लायबल हो जीएसटी के लिए। वो सिचुएशन क्या होगी? ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है, लेकिन इस बार ये एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो कहा गया कि ऐसे अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जब कोई सप्लाई आएगी तो आप रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट उस जीएसटी की पेमेंट के लिए लायबल है। तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी जीएसटी पे करने की इस रेसिपिएंट पे है। अब मेरा एक ऑफिस है, मेरा स्टाफ भी है, मैं भी हूं, और हम हिंदुस्तानी हैं, तो चाय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ऑफिस में काम चले ना चले चाय चलती रहनी चाहिए। तो मेरे ऑफिस में चाय चलती रहती है, और चाय आती कैसे, कहां से है? पास में सामने ही एक चाय का स्टॉल है, वहां एक रामू काका है, वो चाय बनाते हैं, बहुत बढ़िया चाय, कड़क मसालेदार चाय,
वहां से मेरे ऑफिस में चाय दिन भर आती रहती है। अब इस चाय की सप्लाई में सप्लायर कौन है? वो रामू काका, जो एक छोटा सा चाय का ठेला लगाते हैं, मतलब एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अनरजिस्टर्ड सप्लायर है वो। और रेसिपिएंट कौन है? मैं, मेरे ऑफिस में चाय आ रही है। अब एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जब कोई सप्लाई आएगी तो रेसिपिएंट वहां लायबल है। ये कानून है, करेक्ट? अब मुझे इस चाय की सप्लाई पर जीएसटी देना है, तो मतलब मेरा एक काम तो ये हो गया कि एक रजिस्टर लगा के बैठ जाओ कि रोज कितने कप चाय आ रही है। आज 50 कप आई, आज 40 कप आई, आज 10 कप आई है। सर्दी होगी तो हो सकता है और ज्यादा आए, गर्मी हो गई तो थोड़ी कम आएगी, बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़े भी आएंगे। मतलब मैं अपना सारा काम छोड़ के बस यही नोट करने में लग जाऊं। अच्छा, ये मैं ऑफिस चला रही हूं तो क्या सिर्फ एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ही कोई सप्लाई लेती होंगी? कुछ और भी दे सकती हूँ। नहीं, खाने के बाद हम लोग पान का शौक फरमाते हैं, लेट से, तो एक पान वाले से पान आ रहा है सभी के लिए, अब वो भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। मतलब रजिस्टर लेके अब पान का लिखो। एक बाई आती है ऑफिस की साफ सफाई करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, झाड़ पोंछ करने के लिए, वहां पे भी वो एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। अब उसका भी लिखूं मैं। उसके बाद अब मैं लायबल हूं जीएसटी पे करने के लिए। अब मुझे ये सारी जीएसटी की रिटर्न भरनी है, जीएसटी पे करना है। इज इट प्रैक्टिकल? मतलब मैं अपना काम धंधा छोड़ के जितने भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से मेरे ऑफिस में सप्लाईज आ रही हैं वो सब मैं लिखने बैठ जाऊं, उनका हिसाब किताब रखने बैठ जाऊं, क्योंकि एक तो मुझे जीएसटी पे करना है, आई एम लायबल, मुझे उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। किसी भी समय जीएसटी के ऑफिसर धमक जाएंगे, हाँ जी दिखाओ आपने कितनी चाय पी, आपने कितने पकौड़े खाए। सरकार को समझ में आ गया ये प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में ये कानून बना था, लेकिन इवेंचुअली सरकार समझ गई हाँ भाई ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। फिर सरकार ने क्या किया कि हर दिन ऐसी छोटी छोटी सप्लाईज का हिसाब किताब रखना बिल्कुल भी बिजनेस के लिए कन्वीनियंट नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर उस लॉ में अमेंडमेंट की कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अप टू 5000 की सप्लाई लेते हो तो वो एग्जेम्प्ट है, वहां जीएसटी नहीं है। 5000 से ऊपर की लेते हो तब वो जीएसटी के दायरे में है, उसका हिसाब किताब रखो। अब रेसिपिएंट लायबल है। इवेंचुअली विद टाइम सरकार को पता चला कि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो इसे भी एनफोर्स नहीं करवा सके। शुरू किया था अनरजिस्टर्ड से आने वाली सभी सप्लाईज पर रेसिपिएंट लायबल। अमेंडमेंट लेके आए 5000 से ऊपर की सप्लाई लेते हो अनरजिस्टर्ड से तो रेसिपिएंट लायबल। कुछ भी एनफोर्स नहीं हुआ। लास्ट में आकर यहां पर सरकार ने कहा छोड़ो, दो हाथ जोड़ते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी जब वर्क नहीं किया तो लास्ट में पूरा सेक्शन ही अमेंड कर दिया। अमेंड करके क्या कहा? अमेंड करके कहा दो चीजें। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स या सर्विसेज की वो सप्लाई दे रहा है, मतलब पहले तो जो सप्लाई है वो स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज की है, तो दूसरा वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को दे रहा है। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो वो रेसिपिएंट जीएसटी के लिए लायबल है। मतलब अब हम गुड्स या सर्विसेज भी नोटिफाई करेंगे और उनके केस में
वो रेसिपिएंट, वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट भी नोटिफाई करेंगे, तब जाकर वो रेसिपिएंट यहां पर जीएसटी के लिए लायबल होगा। मतलब इतना जो बड़ा सेक्शन था उसका स्कोप अब इतना सा कर दिया। वो गुड्स या सर्विस भी नोटिफाई कर दी और वो इंसान भी, रेसिपिएंट भी नोटिफाई कर दिया जहां पर वो लायबल होगा। मतलब अब मैं चैन से अपनी चाय, पकौड़े, शांताबाई, पान, सब कुछ सप्लाईज ले सकती हूँ। आई नीड नॉट वरी अबाउट इट एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। अब वरी कौन करेगा वो देखते हैं। मोदी जी बड़े जद्दोजहद से लगे हुए हैं कि काले धन को किस तरह से इकोनॉमी में से निकाल सके। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, क्या क्या जतन किए उन्होंने। नोटबंदी करी, कितना काला धन इकोनॉमी में से निकला नहीं निकला, खैर, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है। अब जीएसटी वालों ने सोचा नहीं, ये प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करेंगे मोदी जी, हम करेंगे ये सॉल्व प्रॉब्लम, हम निकाल के लाएंगे काला धन सारा। तो सोचा गया सबसे ज्यादा काला धन है कहां पर, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां खूब पैसे की हेरा फेरी होती है, फेक इनवॉइसेस होते हैं, काला धन घूमता है, कहां पे। उस कैटेगरी में टॉप किया रियल एस्टेट सेक्टर ने। सही कह रही हूं या गलत कह रही हूं मैं? 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, बट ऑन पेपर उसकी वैल्यू क्या होती है, हद से हद 1 करोड़ रुपए, 4 करोड़ सारा ब्लैक का। इस सेक्टर में जो बिल्डर्स है, प्रमोटर्स है, वो सारा काम कच्चे का करते हैं, कोई प्रॉपर बिलिंग नहीं, कोई इनवॉइसेस नहीं, और जो इनवॉइसेस हैं वो फेक इनवॉइसेस हैं। कितने का माल आ रहा है, कितने की सीमेंट आ रही है, कितने की रोड़ी आ रही है, क्या सरिया आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कोई बिल नहीं है, फेक बिलिंग है, सारा काला धन छुपाने की ये जगह बनी हुई है। इसलिए इस सेक्शन में जो सप्लाईज नोटिफाई कर गई वो रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित थी। तो कहा गया कि एक प्रमोटर या बिल्डर को, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसे जितना भी वो इनपुट या इनपुट सर्विसेज यूज करता है, 80% उसे वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर से ही लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी वो इनपुट या इनपुट सर्विसेज ले रहा है उसे वो 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से लेना पड़ेगा। रजिस्टर्ड सप्लायर से लेगा तो क्या होगा, पक्के में बिलिंग होगी, रजिस्टर्ड सप्लायर उसको जीएसटी चार्ज करके देगा, सरकार उस पूरी ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल कर सकती है, वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन सरकार के सिस्टम पे आ गई। सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो बिल रेज करेगा, वो बिल चढ़ाएगा, वो अपनी GSTR-1 में, वो जीएसटी पोर्टल पे अपनी GSTR-1 में शो करेगा, वो जीएसटी पे करेगा, वो इससे जीएसटी कलेक्ट करेगा, सरकार को जीएसटी पे करेगा। तो कहीं ना कहीं काफी हद तक इससे सरकार की जो ये सिरदर्दी है ब्लैक मनी की, कच्चे माल की, फेक इनवॉइसिंग की, इस सेक्टर से वो दूर हो जाएगी। तो सरकार ने एक लिमिट लगा दी कि आपको 80% तो रजिस्टर्ड सप्लायर से ही माल लेना है। तो अनरजिस्टर्ड से कितना ले सकते हो, 20%। लेकिन अगर 20% से ज्यादा की इनपुट या इनपुट सर्विसेज अनरजिस्टर्ड से लेते हो तो आपको वहां आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज में बिल्डर वहां पर जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, उससे तो ले नहीं सकते, तो किससे लेंगे, बिल्डर से लेंगे। तो मतलब एक बिल्डर
उसने 60% इनपुट्स उसके रजिस्टर्ड सप्लायर से आए और 40% उसके अनरजिस्टर्ड सप्लायर से इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज आई। जो 60% आई है उस पे तो वो ऑलरेडी जीएसटी पे करके ही लाया है, रजिस्टर्ड से आ रही है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड से सिर्फ 20% ही ले सकता था। लेकिन सरकार की कंडीशन क्या थी, आपको मिनिमम 80% रजिस्टर्ड से लेना है। नहीं लिया उसने, तो अब वो यहां 20% पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। मेन पॉइंट ये है, सरकार को उसके 80% इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज पे जीएसटी चाहिए। या तो तू रजिस्टर्ड से लिया, तब तो तू उसको दे ही देगा, नहीं तो तू आरसीएम में खुद दे दे। 60% पे तो तू दे के आया है, 20% पे अब आरसीएम में तू और दे दे। दैट इज इट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला सबसे बड़ा आइटम सीमेंट, उस पर अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आ रहा है तो वहां पर प्रमोटर या बिल्डर, जो भी कहो, वो आरसीएम में जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। आपके दिमाग में नहीं आया, सीमेंट भी तो एक इनपुट है, मैंने इसे ऊपर क्यों नहीं लिख, मतलब ये ऊपर ही तो कवर हो गया, अलग से लिखने की क्या जरूरत है। सीमेंट उस 80% की लिमिट में नहीं है। एक बिल्डर है, 80% वो रजिस्टर्ड सप्लायर से अपने इनपुट्स ले आया, 80% उसने ले आया, वो करेक्ट। अब जब वो सीमेंट ला रहा है अनरजिस्टर्ड से, तो सीमेंट उस 80% की लिमिट में शामिल नहीं है। सीमेंट 80% से भी बाहर है। सरकार को यहां पर हो रही माल प्रैक्टिसेस को रोकना था, फेक इनवॉइसिंग को रोकना था। बहुत सख्त रवैया रखा सरकार ने यहां पर अपना। 80% तो तुम लाओगे ही लाओगे रजिस्टर्ड से। उसके अलावा सीमेंट जब भी अनरजिस्टर्ड से लाओगे, आरसीएम में तुम ही उस पे जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो, करेक्ट। इसके अलावा आप सीमेंट मिक्स करने के लिए वो मिक्सर होता है ना, वो खरीद के लाए। कैपिटल गुड्स सीमेंट मिक्सर लाए या और कोई भी कैपिटल गुड्स लाए, और वो भी आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर ला रहे हो, तो आप वो बिल्डर या प्रमोटर आरसीएम में रिवर्स चार्ज में वहां पर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। मतलब सीमेंट और कैपिटल गुड्स आप जब भी अनरजिस्टर्ड से लाओगे, आप आरसीएम में, आप मतलब वो प्रमोटर और बिल्डर आरसीएम में उस पर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। इसके अलावा आप जो भी इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज लेते हो, वो मिनिमम आपको 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से लेनी है। 20% से ज्यादा अगर आपने अनरजिस्टर्ड से ले ली तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। वाकई ही सरकार ने बहुत अच्छा मैकेनिज्म निकाला है इस पूरे सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने का, अपने कंट्रोल में लाने का। तो अब कन्वीनियंस के हिसाब से सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो सकता है अंडर 9(1). ई कॉमर्स ऑपरेटर भी हो सकता है अंडर 9(5). उसके अलावा रेसिपिएंट भी हो सकता है फॉर नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स सिलेबस में है नहीं, सर्विसेज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर अनरजिस्टर्ड से प्रमोटर या बिल्डर सीमेंट खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स खरीदते हैं और 20% से ज्यादा इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज लेते हैं, तो वो बिल्डर भी, प्रमोटर भी आरसीएम में रिवर्स चार्ज में लायबल है। सो आई होप
ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। चार्ज ऑफ जीएसटी लगाना, इंपोज करना, सेक्शन 9 आपको समझ में आया हो। टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी, इंट्रा पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। मैक्सिमम टैक्स रेट 40% है, लेकिन वो मैक्सिमम है। वैल्यूएशन सेक्शन 15 में है। पर्सन लायबल टू पे टैक्स कोई भी हो सकता है, सप्लायर, रेसिपिएंट या कोई और, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इस रिवर्स चार्ज में सिर्फ और सिर्फ हमें नोटिफाइड सर्विसेज पढ़ना रह गया है, क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसे एक अलग वीडियो में समझेंगे। विद दिस आई एंड दिस लेक्चर। अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो, प्लीज राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको वीडियो अदरवाइज कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। इट विल मीन अ लॉट टू मी। I'll see you in the next video. Till then, have a good day. Take very good care of yourself. I'll see you next time. Bye-bye.